हमें जीवन की उत्पत्ति के बारे में कैसे पता चला? ए बुक बाय आइजैक एसिमोव। हम सबको पता है कि मनुष्य बच्चे पैदा करते हैं, कुत्तों के पिल्ले होते हैं और बिल्लियां छोटी बिल्लियों को जन्म देती हैं। चिड़ियाघर की सैर करते हुए हम देखते हैं कि भालुओं के शिशु होते हैं और हिरणों के हिरनौटे होते हैं। जानवर के हर एक शिशु को एक जीवित जानवर माँ जन्म देती है। यह माँ खुद किसी अन्य माँ से जन्मी होगी और इसी तरह यह सिलसिला जारी रहता है। आपकी खुद की माँ कभी आपकी नानी की बेटी रही होंगी और आपकी नानी कभी आपकी परनानी की बेटी रही होंगी आदि। कुछ जीव जैसे पक्षी अंडे सेते हैं। हर एक जीवित पक्षी ने किसी अंडे से जन्म लिया होगा जिसे उसकी माँ ने सेया होगा। उसकी माँ भी एक अंडे से जन्मी होगी जिसे उसकी माँ ने सेया होगा। और यही बात पौधों पर भी लागू होती है। अगर आप कोई पौधा उगाना चाहते हैं तो आपको उसके बीज बोना होगा। यह बीज उससे पहले के पौधों पर उगे होंगे। पहले वाले पौधे उससे पहले के उगे पौधों के बीजों से पनपे होंगे। यह सब शुरू कहाँ से हुआ? क्या यह प्रक्रिया हमेशा से चली आ रही है या फिर कभी पृथ्वी पर एक मूल मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, भालू, मुर्गी या फूल थे? अगर ऐसा था तो ये सब मूल जीव कहाँ से आए? मौजूदा काल से पहले लोगों को यह कोई बड़ा अजूबा नहीं लगता था। कम से कम कुछ जिंदा जीवों के बारे में उन्हें यह बिल्कुल भी अजूबा नहीं लगता था। जीवन के कुछ रूप खुद अपने आप पैदा होते थे, मालूम नहीं कहाँ से। यह बात विशेष तौर पर उन जीवों पर लागू होती थी जो या तो हमारे किसी काम के नहीं थे या फिर वो हमें परेशान करते थे। उदाहरण के लिए, बहुत कम लोगों की रुचि मगरमच्छों और सांपों में होती है। बहुत कम लोग ही उन्हें चाहते हैं। अधिकांश लोग उन्हें मारकर खत्म करते हैं, फिर भी वे पैदा होते ही रहते हैं। विलियम शेक्सपियर के नाटक एंटनी और क्लियोपेट्रा में एक पात्र है लेपिडस, जो एक रोमन जनरल है। शेक्सपियर उससे यह कहलवाते हैं कि मिस्र का तुम्हारा सांप तुम्हारी मिट्टी में सूर्य के प्रकाश से पैदा होगा। और यही बात मगरमच्छ पर भी लागू होगी। शायद कुछ लोग मानते हों कि मगरमच्छ और सांप धूप में तपती मिट्टी से पैदा होते हैं, लेकिन असल में यह सच नहीं है। मगरमच्छ और सांप अंडे सेते हैं जिनसे मगरमच्छ और सांप के बच्चे निकलते हैं। लेकिन छोटे और बहुतायत में पाए जाने वाले जीवों के बारे में क्या? रेफ्रिजरेशन के पहले मीट यानी मांस जल्दी ही खराब होकर सड़ने लगता था। फिर उसमें भुनगे जैसे कीड़े रेंगने लगते थे। ऐसा लगता था जैसे सड़ते मांस में से जिंदा भुनगे पैदा हुए हों, जैसे किसी मृत चीज से जीवन खुद ब खुद पैदा हुआ हो। अगर इस प्रकार भुनगे पैदा हो सकते तो सही परिस्थितियों में जीवन के अन्य रूप भी इसी प्रकार जन्म ले सकते होंगे। हो सकता है कि हजारों साल पहले सांप, मगरमच्छ, मुर्गी, कुत्ते और इंसान भी इसी प्रकार मृत चीजों से पैदा हुए हों। जीवन को मृत पदार्थ से पैदा होने को स्वयं स्फूर्त जनन कहते हैं। इसका मतलब होता है कि बिना बाहर की मदद से जीवन की उत्पत्ति। पुराने जमाने में विद्वान लोग स्वयं स्फूर्त जनन की अवधारणा को सही मानते थे। 1668 में एक इतालवी डॉक्टर फ्रांसिस्को रेडी ने इस अवधारणा का परीक्षण करने की ठानी। हो सकता है कि कुछ छोटे जीव जिंदा सड़े मीट पर अंडे सेते हों। हो सकता है कि कुछ छोटे जिंदा जीव सड़े मीट पर अंडे सेते हों। अंडे इतने छोटे हों कि वो लोगों को दिखाई ही न देते हों और शायद इन अदृश्य अंडों से भुनगे निकलते हों। अपने प्रयोग के लिए रेडी ने ताजे मीट को 8 भिन्न भिन्न कांच के फ्लास्कों में रखा। उसने 4 बर्तनों को सील किया जिससे कि उनमें कोई चीज अंदर न जा पाए। 4 बर्तनों को खुला छोड़ा जिससे कि मक्खियां बर्तन में घुसकर मीट पर बैठ सकें। कुछ दिन बाद खुले बर्तनों में मीट सड़ने लगा, उनमें बदबू आने लगी और उन पर भुनगे भुनभुनाने लगे। जब रेडी ने सीलबंद बर्तनों को खोला तो उनके अंदर का मीट भी सड़ा और बदबूदार था, लेकिन उनमें भुनगे नहीं थे। क्या स्वच्छ हवा के अभाव में भुनगे नहीं जन्मे थे? रेडी ने एक और प्रयोग करने की ठानी। उसने फिर कुछ बर्तनों में ताजा मीट रखा। उसने बर्तनों के मुंह पर कपड़े की जाली बांधी। इस जाली में से साफ हवा तो अंदर जा सकती थी, परंतु मक्खियां नहीं। नतीजा ये हुआ कि मीट सड़ गया, लेकिन उसमें भुनगे पैदा नहीं हुए।
इसका निष्कर्ष एकदम साफ था। मक्खियों ने अंडे से और उन अंडों में से भुनगे निकले जो बाद में खुद मक्खियां बने, बिल्कुल उसी तरह जैसे इल्लियों से तितलियां बनती हैं। स्वयं स्फूर्त जनन की अवधारणा का यह खंडन था। जब रेडी ने यह खोज की, उस समय वैज्ञानिक सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप में से छोटी चीजों को बड़ा करके देख रहे थे। एक डच वैज्ञानिक अंतोन वॉन लेवेनहुक ने 1675 में माइक्रोस्कोप से कई नए सूक्ष्मजीव खोजे जिन्हें सिर्फ आंख से नहीं देखा जा सकता था। आज इन छोटे जीवों को हम सूक्ष्मजीवी कहते हैं। लेवेनहुक ने सूक्ष्मजीवियों को यानी माइक्रोब्स को तैरते और उन्हें अन्य सूक्ष्मजीवियों को खाते हुए देखा। यह छोटे सूक्ष्मजीवी कहाँ से आए? अधिकांश का नाप 1 इंच के 100वें भाग से भी कम था। क्या वे अंडे दे सकते थे? इन सूक्ष्मजीवियों को देखने के लिए किसी गड्ढे या तालाब का थोड़ा सा पानी लें। अगर इस पानी में खाने वाला शोरबा यानी सूप मिलाया जाए तो सूक्ष्मजीवी उसे खाएंगे। इससे उनकी संख्या तेजी से बढ़ेगी। इस सूप में कुछ अन्य चीज मिलाने की जरूरत नहीं है। इस ताजे बने और छने सूप को अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो उसमें कोई भी माइक्रोब्स नजर नहीं आएंगे, लेकिन उसे कुछ देर शांत छोड़ने के बाद वो माइक्रोब से भरा हुआ मिलेगा। यह स्वयं स्फूर्त जनन यानी सेल्फ जनरेटेड जनन की अवधारणा का एक अच्छा उदाहरण है। मृत सूप में से जीवित सूक्ष्म जीवियों का उत्पन्न होना, पर क्या यह वाकई में सच है? यह संभव है कि आसपास की हवा में सूक्ष्मजीवी तैर रहे हों। अगर वो इत्तेफाक से इस सूप में गिर गए तो फिर उनकी संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट के परीक्षण के लिए 1748 में ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन टी नीडूम ने मांस के ताजे सूप पर प्रयोग किए। उसने सूप को एक बर्तन में उबाला जिससे कि उसमें मौजूद सभी सूक्ष्मजीवी नष्ट हो जाएं। फिर जब गर्म था, उसी स्थिति में उसने बर्तन को सील बंद कर दिया। कुछ दिन बाद जब उसने बर्तन खोला और सूप का माइक्रोस्कोप के नीचे मुआयना किया तो वो सूक्ष्मजीवियों से भरा था। उसने स्वयं स्फूर्त जनन की अवधारणा के सही होने का ऐलान किया, क्योंकि बर्तन के सील बंद होने के बाद भी उसमें बाहर से कुछ गिरा नहीं था। एक व्यक्ति जो इस बात से असहमत था वो था लजेरो स्फेलैनोटाशनी। क्या नीडूम ने शुरुआत में सब सूक्ष्मजीवों को ठीक तरीके से नष्ट किया था? उसने उस शोरबे को कम देर के लिए उबाला था। स्फेलैनोटाशनी ने उस प्रयोग को दोहराया। 1768 में उसने सूप को आधे घंटे तक उबाला। उसके बाद उसने बर्तन को सील बंद किया। उसके बाद चाहे कितने दिनों के बाद उसने बर्तन को खोला, उसे उसमें एक भी माइक्रोब्स नहीं मिला। स्फेलैनोटाशनी के अनुसार हवा में छोटे सूक्ष्मजीवी तैरते हैं और सूप में मिले सूक्ष्मजीवियों का वही स्रोत है। स्फेलैनोटाशनी ने हर एक सूक्ष्मजीवी की माइक्रोस्कोप के नीचे जांच परख की और पाया कि हर एक सूक्ष्मजीवी 2 जीवित सूक्ष्मजीवियों में बंटता है। वहां कोई अंडे नहीं थे। सूक्ष्मजीवी बस 2 भागों में बंट जाते थे। इस प्रकार उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती थी। पर क्या हवा में हर समय सूक्ष्मजीवी तैरते रहते हैं? एक जर्मन वैज्ञानिक थियोडोर श्वान ने इसके परीक्षण के लिए फ्रेंच रसायन शास्त्री लुई पाश्चर ने एक नया प्रयोग किया। उसने सूप को बहुत देर तक उबाला और जब तक उसके सभी सूक्ष्मजीवी नष्ट नहीं हो गए वो उबालता रहा। फिर उसने सूप को एक लंबी और सकरी गर्दन वाले फ्लास्क में रखा। फ्लास्क की गर्दन पहले ऊपर जाकर फिर एक और झुकती और फिर थोड़ा ऊपर उठती, जैसा कि अंग्रेजी का अक्षर एस अपनी पीठ पर लेटा हो। सूप ठंडा होने के बाद ठंडी हवा फ्लास्क की लंबी नली से होकर सूप तक पहुंच सकती थी। अगर हवा में कोई महत्वपूर्ण तत्व होते तो वे अपना कारनामा दिखलाते, लेकिन नली में से केवल हवा अंदर जा सकती थी। उसमें मौजूद धूल के कण सब नली की गर्दन के निचले भाग में अटक जाते थे। पाश्चर को लगा कि अगर हवा में सूक्ष्मजीवी होंगे तो धूल के कणों के साथ चिपक कर वे भी नली की गर्दन में अटक जाएंगे। ऐसा ही हुआ और सूप में कोई सूक्ष्मजीवी पैदा नहीं हुआ। लेकिन जब पाश्चर ने फ्लास्क की गर्दन तोड़ी तब हवा के साथ धूल भी सूप तक पहुंच गई और उसमें तुरंत सूक्ष्मजीवी पैदा होना शुरू हो गए। पाश्चर के प्रयोगों के बाद स्वयं स्फूर्त जनन की अवधारणा का हमेशा के लिए खंडन हुआ। एक जर्मन वैज्ञानिक रुडोल्फ फिरखुव ने पाश्चर के प्रयोग के बारे में सुनने के बाद लिखा, जीवन सदा जीवन से ही पैदा होता है। उसके बाद से वैज्ञानिक इस नियम को मानने लगे।
अब स्वतः स्फूर्त प्रजनन की धारणा के नष्ट होने के बाद हम आते हैं क्रम विकास पे, यानी एवोल्यूशन पे। जीवन न केवल जीवन से उत्पन्न होता है, परंतु सभी जीवन लगभग एक ही जीवन से जन्मता है। कुत्तों के हमेशा पिल्ले होते हैं और बिल्लियां नन्ही बिल्लियों को जन्म देती हैं। ऊदबिलाव हमेशा नन्हे ऊदबिलावों को जन्म देते हैं। शुतुरमुर्ग हमेशा अंडे सेती है, जिनमें से शिशु शुतुरमुर्ग निकलते हैं। बांज के पेड़ों के बीजों से बांज के नए पौधे जन्म लेते हैं। हर पौधा, जानवर या सूक्ष्मजीवी मतलब माइक्रोब्स जो अपने जैसे अन्य पौधे, जानवर या सूक्ष्मजीवी पैदा करता है, उसे एक प्रकार की प्रजाति माना जाता है। मनुष्यों की केवल एक प्रजाति है, परंतु हाथियों की दो प्रजातियां हैं, भारतीय और अफ्रीकी हाथी। लकड़बग्घों की 3, बिज्जुओं की 8, लोमड़ियों की 9, पिस्सुओं की 500 और अन्य कीड़ों की करीब 66 लाख प्रजातियां हैं। 6,60,000 प्रजातियां हैं। वैज्ञानिकों ने कुल मिलाकर 10 लाख अलग अलग प्रजातियों की खोज की है। इसके अलावा शायद 10 लाख और हों। इनमें अधिकतर छोटे जीव और कीट पतंगे होंगे, जिनकी अभी खोजें नहीं हुई हैं। इन हालातों में जीवन कैसे शुरू हुआ होगा, इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों को काफी माथापच्ची करनी पड़ी। 20 लाख भिन्न भिन्न जीव कैसे अस्तित्व में आए, इस बारे में उन्हें तमाम अटकलें लगानी होंगी। क्या यह सभी प्रजातियां एक साथ शुरू हुई, एक ही स्थान पर शुरू हुई, एक ही तरीके से शुरू हुई, या फिर हर एक प्रजाति के सामने भिन्न भिन्न परिस्थितियां थीं? पर बिल्कुल भिन्न लगने वाली प्रजातियां असल में एकदम अलग नहीं होती। कुछ प्रजातियां मिलकर एक उपसमूह बनाती हैं, फिर यह उपसमूह मिलकर एक और समूह बनाते हैं, और इस तरह सिलसिला आगे बढ़ते रहता है। उदाहरण के लिए भेड़ियों और लोमड़ियों की अलग अलग प्रजातियां होती हैं, लेकिन असल में यह जानवर बहुत मायनों में कुत्तों से मिलते जुलते हैं। शेर, चीते, तेंदुए और जैगुआर सभी बिल्ली जैसे दिखते हैं। कुत्ते बिल्लियों जैसे दिखने वाले जीव भालुओं, विजिल और जल व्याघ्र जैसे ही मांसाहारी हैं, इसलिए वो मांसाहारी की श्रेणी में आते हैं। मांसाहारी के विपरीत पौधे खाने वाले मतलब शाकाहारी जीव भी हैं। इनमें भेड़, हिरन, खरगोश, चूहे आदि शामिल हैं। लेकिन मांस भक्षियों की तरह ही इन जानवरों के बाल होते हैं, गर्म रक्त होता है और वे शिशुओं को जन्म देते हैं और उन्हें अपना दूध पिलाते हैं। इस प्रकार के जीव शाकाहारी और मांसाहारी स्तनपायी जीव कहलाते हैं। फिर बहुत सारे पक्षियों, सरीसृपों और मछलियों की भी प्रजातियां हैं। असल में ये स्तनपायी नहीं है, लेकिन हड्डियों के कारण स्तनपायी जीवों से मिलते हैं। उन्हें और स्तनपायी जीवों को रीढ़ की हड्डी वाले जीव कहते हैं। वर्तमान काल से बहुत पहले जीवों के वर्गीकरण पर बहुत काम हुआ नहीं था, लेकिन 1660 ईस्वी में एक ब्रिटिश प्रकृतिवादी जॉन रे ने गहरे अध्ययन के बाद 18,600 अलग अलग प्रकार के पौधों का वर्गीकरण किया। शुरू में उसने उन्हें 2 समूहों में बांटा। एक समूह में एक बीज वाले पौधे थे, दूसरे समूह में 2 बीज वाले पौधे थे। 1693 में जॉन रे ने जानवरों का भी वर्गीकरण किया। उदाहरण के लिए उसने खुर वाले और बिना खुर वाले जानवरों के 2 समूह बनाए। खुर वाले जानवरों को उसने 1 खुर, 2 खुर, 3 खुर आदि के आधार पर उपसमूहों में बांटा। इससे भी महत्वपूर्ण काम था स्वीडिश प्रकृतिवादी कैरोलस लिनियस ने 1735 में एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने बखूबी पौधों और जानवरों का वर्गीकरण किया। उन्होंने एक समान प्रजातियों को एक बड़े समूह मतलब जेनेरा में रखा, समान जेनेरा को फैमिली में और सम फैमिली को ऑर्डर में, और एक समान ऑर्डर को क्लास में रखा। बाद के सालों में एक फ्रेंच वैज्ञानिक जॉर्ज कुव्ये ने एक जैसे क्लासिस का फाइला समूह बनाया और समान फाइला का एक किंगडम बनाया। इस प्रकार के वर्गीकरण ने बहुत अच्छा काम किया। इससे सभी जीवित चीजों को एक ऐसे क्रम में सजाया गया था जो देखने में एक पेड़ जैसा लगता था। पेड़ का तना जीवन का द्योतक था। तना 4 किंगडम से बढ़ता था, जानवर, पौधे और 2 प्रकार के सूक्ष्म जीवियों में। आगे हर एक किंगडम फाइला में बढ़ता, जो क्लासेस में बढ़ते, और फिर ऑर्डर में, फिर फैमिली में और फिर जेनरा में बढ़ते। अंत में जेनेरा अलग अलग छोटी छोटी टहनियों में बढ़ते, जो दरअसल 20 लाख प्रजातियों को दर्शाती थीं। जब वैज्ञानिकों ने इस जीवन के पेड़ को देखा, तब वो अचरज करने लगे। क्या जीवन का विकास भी कहीं पेड़ जैसे ही तो नहीं हुआ? क्या सभी स्तनपायी पक्षी, सरीसृप
आदि किसी मूल रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी से उत्पन्न हुए? क्या कोई मूल स्तनपायी था जिससे बाकी सभी स्तनपायी जन्मे? क्या कोई प्रजाति धीरे धीरे करके एक नई प्रजाति में परिवर्तित हुई? एक प्रजाति के धीरे धीरे करके एक नई प्रजाति में बदलने की अवधारणा को क्रम विकास या इवोल्यूशन कहते हैं। यह सच है कि हमें प्रजातियों की बदल दिखाई नहीं देती। इतिहास में हमेशा से बिल्लियां बिल्लियां रही हैं और कुत्ते कुत्ते रहे हैं, लेकिन इतिहास तो केवल 5000 साल पुराना है। इस प्रकार के परिवर्तन बहुत धीमी गति से होते हैं और उनमें 5000 सालों से कहीं बहुत ज्यादा लंबा समय लगता है। ईसा के 1800 साल बाद से वैज्ञानिक मानने लगे कि हमारी पृथ्वी करोड़ों खरबों साल पुरानी है और वहां धीरे धीरे करके क्रमिक विकास यानी इवोल्यूशन अवश्य हुआ होगा। वर्तमान में वैज्ञानिक पृथ्वी की आयु को करीब 460 करोड़ वर्ष पुराना आंकते हैं। पर यह प्रजातियां आखिरकार बदलती क्यों हैं? अगर हम यह मान भी लें कि ऐसा होता है और बहुत धीमी गति से होता है और इस परिवर्तन के लिए पर्याप्त समय मिलता है, पर फिर भी ऐसा होता क्यों है? सबसे पहले इसका कारण फ्रेंच प्रकृतिवादी ज्यां डी लेमार्क ने दिया। 1809 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने प्रजातियों में परिवर्तन को समझाया। उनके अनुसार हर एक पौधा और जानवर अपने जीवन काल में बदलता है और उनके शिशु इस बदलाहट को ग्रहण करते हैं। उदाहरण के लिए, एक छोटी गर्दन का पत्तियां खाने वाला हिरन पेड़ पर ऊपर लगी पत्तियां खाने के लिए अपनी गर्दन को लगातार खींचता रहता है। इससे धीरे धीरे करके उसकी गर्दन स्थायी रूप से खींचकर थोड़ी लंबी हो जाती है। उसके बच्चों को वो गुण धर्म विरासत में मिलते हैं और उनकी गर्दन उनके माँ बाप से थोड़ी अधिक लंबी होती है और यह सिलसिला हजारों साल तक पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रहता है। उसके बाद वो हिरन एक जिराफ में तब्दील होता है। इसी प्रकार अन्य प्रजातियां तेज, बड़ी, छोटी आदि होती हैं। लेकिन खुद द्वारा हासिल किए गए परिवर्तनों को जीव अपने बच्चों को विरासत में नहीं देते। लेमार्क ने बार बार इसका परीक्षण किया और इसे गलत पाया। इससे कहीं उपयोगी सुझाव ब्रिटिश प्रकृतिवादी चार्ल्स डार्विन ने दिया। 1859 में उन्होंने एक पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज प्रकाशित की। इसमें उन्होंने लिखा कि किसी एक प्रजाति के अलग अलग सदस्य हमेशा एक दूसरे से कुछ अलग होते हैं। कुछ शायद अधिक बलवान हो, कुछ ज्यादा तेज दौड़ते हो, कुछ का रंग गहरा हो या आंखें या नाक ज्यादा सुंदर हो। आसानी से शिकार करने वाले, दुश्मनों से सफलतापूर्वक लड़ने वाले, दुश्मनों से अच्छी तरह छिपने वाले, देर तक भूख सह पाने वाले जानवर अधिक समय तक जिंदा रहेंगे और उनकी ज्यादा संतानें होंगी। उनके बच्चों में यह गुण अपने आप आ जाएंगे क्योंकि उन्होंने यह गुण अपने जीवन में सीखे नहीं, वरन वो उनके साथ पैदा हुए थे। यह सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रहता है और इस प्रकार अपने परिवेश के अनुकूल विभिन्न प्रजातियां बदलती रहती हैं। विभिन्न प्रजातियां अलग अलग विकास क्रम के अनुरूप खुद को ढालती हैं। कुछ ज्यादा तेज दौड़ती हैं, कुछ बेहतर तरीके से छिपती हैं और कुछ जमकर लड़ती हैं। डार्विन का प्राकृतिक चयन द्वारा क्रमिक विकास का सुझाव सफल रहा। धीरे धीरे करके बहुत से वैज्ञानिकों को उसके पक्ष में प्रमाण मिले। डार्विन के कार्यकाल के बाद उनके सुझावों को और बेहतर बनाया गया और आज भी क्रमिक विकास की अवधारणा पर तमाम चर्चाएं जारी हैं। आज वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि भिन्न प्रजातियां अन्य प्रजातियों से जन्मी हैं। शुरुआत का जीवन। वैज्ञानिक अब इस अवधारणा को मानते हैं कि जीवों की सभी प्रजातियां अन्य प्रजातियों से जन्मी हैं। उन्हें विश्वास है कि वे इस प्रक्रिया का विस्तृत विवरण भी जानते हैं। जीवन शुरू होने के बाद कुछ जीव न तो किसी का शिकार हुए और वे मरने के बाद मिट्टी में हो गए, दब गए। फिर मिट्टी सूखी, सख्त हुई और उससे जानवर की खाल, हड्डियां, कवच और पौधों की लकड़ी धीरे धीरे पत्थर में बदली। इस प्रकार के पत्थरों को खोदकर निकाला गया और उनका आकार हूबहू मूल जानवर या पौधे जैसा मिला। इन पत्थरों को जीवाश्म या फॉसिल्स कहते हैं। कई जीवाश्म तो करोड़ों और कुछ तो सैकड़ों करोड़ों साल पुराने हैं। यह प्रजातियां आज पाई जाने वाली प्रजातियों से बिल्कुल भिन्न है, लेकिन जीवाश्मों की लुप्त हुई प्रजातियों को वर्तमान में पाई जाने वाली प्रजातियों जैसे ही एक क्रम में सजाया जा सकता है। घोड़े जैसे दिखने वाले जीवाश्मों की एक पूरी श्रृंखला है
अगर इन्हें एक क्रम में सजाया जाए तो यह एक छोटे जानवर से शुरू करते हैं जिसके अगले पैरों में 4 खुर थे। समय गुजरने के साथ साथ यह जानवर एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में बदला और बड़ा होता गया। उसके पैर लंबे होते गए और खुरों की संख्या कम होती गई। आज का बड़े आकार, लंबे पैरों और एक खुर वाला घोड़ा इसी प्रकार विकसित हुआ। इसी प्रकार बहुत भीमकाय जानवरों के जीवाश्म भी मिलते हैं जो आज से सैकड़ों करोड़ों साल पहले जीवित थे। वो सरीसृप थे और देखने में आज के मगरमच्छ या छिपकलियों जैसे दिखते थे, लेकिन उनका आकार बहुत बड़ा था। इन लुप्त हुए भीमकाय सरीसृपों को आज हम डायनासोर के नाम से जानते हैं। ऐसे जानवरों के जीवाश्म भी मिले हैं जिनकी लंबी पूंछ, छिपकलियों जैसे दांत और पक्षियों जैसे पंख थे। ऐसा लगता है जैसे यह प्रजाति सरीसृपों से उत्पन्न हुई होगी और वो पक्षियों की पूर्वज होंगे। वैज्ञानिक जीवाश्मों की आयु का अधिक बारीकी से अनुमान लगाने लगे। बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से दिखाई देने वाले थोड़े बड़े जीवाश्म करीब 60 करोड़ वर्ष पुराने निकले। उस समय पृथ्वी पर मनुष्यों का कोई नामो निशान नहीं था। उस समय कोई कुत्ते, बिल्लियां, पक्षी, सांप और मछलियां भी नहीं थी। उस समय पृथ्वी पर हड्डियों वाला कोई जीव भी नहीं था। सच तो यह है कि उस समय जमीन पर रहने वाला कोई भी जानवर नहीं था। उस समय जो भी जीव मौजूद थे वे सभी समुद्र में रहने वाले थे और उनमें जो सबसे अधिक जटिल ढांचे के थे उनका नाम ट्राइलोबाइट्स था। पृथ्वी पर जीवन का कैसे उद्गम हुआ, इसे समझने के लिए हमें आज मौजूद 20 लाख अलग अलग प्रजातियों को समझने की जरूरत नहीं है। हमें आज से सैकड़ों करोड़ों साल पहले की चंद सरल प्रजातियों के अध्ययन मात्र से ही शायद अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाए, लेकिन इस विचार में भी तमाम खामियां हैं। आज से 60 करोड़ वर्ष पहले भी जीवों की तमाम प्रजातियां थीं। उनमें ट्राइलोबाइट्स काफी जटिल जीव थे। आज पाई जाने वाली कुछ छोटी और सरल प्रजातियों की तुलना में वो जटिल थे। ट्राइलोबाइट्स की उत्पत्ति आखिर कैसे शुरू हुई, हमें इस बारे में अटकलें लगानी चाहिए। सबसे प्राचीन जीवाश्म केवल 60 करोड़ साल पुराने हैं। हमारी पृथ्वी सबसे पुराने जीवाश्मों से लगभग 7 गुना ज्यादा पुरानी है। इसलिए उपलब्ध जीवाश्मों से पहले भी पृथ्वी पर जीवन होने की संभावना है। पर अगर ट्राइलोबाइट्स से पहले भी पृथ्वी पर जीव थे तो वो अपने जीवाश्म क्यों नहीं छोड़ गए? दरअसल जीवाश्म पौधों और जानवरों के उन अंगों से बनते हैं जो आसानी से पत्थर में परिवर्तित हो जाते हैं। जीवाश्म उन अंगों के बनते हैं जहां पहले हड्डियां या दांत थे या सीप या लकड़ी थी। यानी जीवाश्म जीवों के कठोर हिस्सों के बनते हैं। जीवन विकास के क्रम में यह कठोर भाग बहुत बाद में ही विकसित हुआ। ट्राइलोबाइट्स के काल में किसी भी जीव की हड्डियां नहीं थीं और न ही किसी पौधे में सख्त लकड़ी विकसित हुई थी। 60 करोड़ वर्ष पूर्व सीपियां भी विकसित नहीं हुई थीं। जीवों के सख्त अंग नहीं थे। पौधे और जानवर छोटे और मुलायम होने के कारण उन्होंने कोई जीवाश्म नहीं छोड़े। दरअसल शुरुआत के समय पृथ्वी पर जीवित चीजों में ज्यादातर जीवाणु होंगे। जीवन के यह बहुत छोटे नमूनों का नाप 1 इंच के 100वें हिस्से से भी छोटा होगा। इस प्रकार के बैक्टीरिया या जीवाणु अपने सरलतम रूप में एक कोशिकीय होते हैं। जीवन क्रम के विकास में बहुत बाद में ही इन कोशिकाओं ने आपस में इकट्ठा होकर बहुकोशिकीय जीवों को जन्म दिया होगा। एक लंबे कालखंड के बीतने के बाद ऐसे जीवों की उत्पत्ति हुई जिनमें करोड़ों खरबों कोशिकाएं थीं। एक आम आदमी के करीब 50 खरब कोशिकाएं होती हैं। जब बहुत सारी कोशिकाएं एकत्रित होती हैं तो फिर उनके समूहों से विशेष प्रकार के अंग बनते हैं, जैसे आंखें, मांसपेशियां, पेट, सीपियां और हड्डियां। जीवन क्रम के विकास के शुरुआती दौर के सरल प्राणी नहीं थे। वे सभी छोटे, सरल एक कोशिकीय जीव थे और वो जीवाश्मों के रूप में अपनी कोई छाप नहीं छोड़ पाए। बहुत प्राचीन पत्थरों में वैज्ञानिकों ने ऐसे सूक्ष्म चिन्ह पाए हैं जो देखने में बहुत पुराने जमाने की कोशिकाओं जैसे लगते हैं। 1965 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक एल्सो एस ब्रैगहॉर्न ने 300 करोड़ वर्ष पूर्व के पत्थरों में इस प्रकार के सूक्ष्म जीवाश्म पाए हैं। आजकल वैज्ञानिकों की मान्यता है कि पृथ्वी पर जीवन का उद्गम 350 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुआ। तब पृथ्वी की आयु केवल 100 करोड़ वर्ष की रही होगी। तब से पृथ्वी पर जीवन फल फूल रहा है। आखिर जीवन का उद्गम कैसे शुरू हुआ? जब हम यह प्रश्न पूछते हैं तब ट्राइलोबाइट्स के शुरुआत के बारे में सवाल नहीं पूछते। हमारा सरल सा सवाल है, पृथ्वी पर 350 करोड़ वर्ष पूर्व इन सूक्ष्म कोशिकाओं में जीवन की शुरुआत किस प्रकार हुई? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। अगर एक प्रजाति किसी दूसरी से विकसित हुई और अगर सभी प्रजातियां
350 करोड़ वर्ष पहले कुछ सरल जीवों से पहले उपजी हैं, तो इन लाखों प्रजातियों में आपस में कुछ समानता तो होनी ही चाहिए। उनमें यह समानता है, सभी जीव और मृत चीजें छोटे छोटे अणुओं की बनी होती हैं। यह अणु आपस में मिलकर परमाणुओं का समूह बनाते हैं और सभी जीवों के परमाणुओं में आपस में बहुत समानता होती है। छोटे जीवाणुओं के परमाणु काफी कुछ चूहों, लॉबस्टर्स, बांज के पेड़ों, मछलियों, गुलाब के पौधों और मनुष्यों से मिलते जुलते हैं। कुछ विस्तृत विवरणों के बारे में अभी भी कुछ अपवाद है, लेकिन आमतौर पर वैज्ञानिकों में क्रमिक विकास के पक्ष में सहमति है। ईसा के 1700 साल के अंत में रसायन शास्त्रियों ने जीवित चीजों के परमाणुओं का अध्ययन किया। ब्रिटिश रसायन शास्त्री विलियम प्राउट ने 1827 में उन्हें 3 प्रमुख वर्गों में बांटा। पहले वर्ग में माड़ और शक्कर थी, दूसरे में वसा और तेल, तीसरे में कुछ ऐसे पदार्थ थे जो अंडे की जर्दी के सफेद भाग में होते हैं। तीसरे वर्ग को एल्ब्यूमिन्स कहा गया, जो अंडे की सफेद जर्दी के नाम पर पड़ा। पहले वर्ग में कार्बोहाइड्रेट थी और स्टार्च, दूसरे में फैट और ऑयल, तीसरे में एल्ब्यूमिन्स थे। माड़ मतलब स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, फैट और ऑयल आदि के परमाणुओं में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु होते हैं। एल्ब्यूमिन्स के परमाणुओं में भी इन अणुओं के साथ साथ नाइट्रोजन और सल्फर भी पाए जाते हैं। पर परीक्षण के बाद डच रसायन शास्त्री जेरार्ड जे मुल्डर ने एल्ब्यूमिन्स को अन्य यौगिकों की तुलना में अधिक जटिल पाया। उसने उन्हें प्रोटीन्स का नाम दिया। प्रोटीन्स एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है पहला या प्रथम। शायद जीवित वस्तुओं में पाए जाने वाला पहला महत्वपूर्ण तत्व प्रोटीन्स का था। समय के गुजरने के साथ प्रोटीन्स की जटिलता भी बढ़ती गई। प्रोटीन्स के कुछ परमाणु तो बहुत जटिल, कभी कभी हजारों और लाखों अणुओं को मिलकर बनते थे। प्रोटीन्स के परमाणु में अणु किसी बेतरतीब तरीके से नहीं सजे होते हैं। दरअसल प्रोटीन्स सरल परमाणुओं की लंबी लड़ियां होती हैं, जिन्हें अमीनो एसिड कहते हैं। प्रोटीन्स में पाए जाने वाले अमीनो एसिड्स अक्सर 10 से 22 अणुओं के बने होते हैं। उन सभी अणुओं में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अणु होते हैं। कुछ में सल्फर के अणु भी होते हैं। प्रत्येक प्रोटीन के परमाणु में 22 अलग अलग अमीनो एसिड पाए जाते हैं। प्रोटीन की श्रृंखला बनाने के दौरान उन्हें किसी भी क्रम में सजाया जा सकता है और हर एक अलग क्रम के प्रोटीन के गुणों में दूसरों से कुछ अंतर होगा। इससे असंख्य अलग अलग प्रोटीन परमाणुओं के बनने की संभावना है। मान लीजिए आपके पास 4 भिन्न अमीनो एसिड हैं, जिनके क्रमांक 1, 2, 3, 4 हैं, और इस तरह आप उन्हें 24 भिन्न तरीके से सजा सकते हैं। 1 2 3 4, 1 2 4 3 2 3 4 1 या 3 4 2 1, इस तरह करके 24 तरीकों से सजा सकते हैं। इस तरह अगर आपके पास 20 अलग अलग अमीनो एसिड है तो आप उन्हें 24 बिलियन विभिन्न क्रमों में सजा पाएंगे। असलियत में पाए जाने वाले प्रोटीन परमाणुओं में इन 20 अमीनो एसिड्स में से हर एक के दर्जनों होंगे। इस प्रकार अलग अलग मिलने वाले प्रोटीनों की संख्या पूरे ब्रह्मांड में मिलने वाले सारे अणुओं से भी ज्यादा होगी। सभी जीवित चीजों में प्रोटीन्स होते हैं और उन प्रोटीन्स में मौजूद अमीनो एसिडों के क्रम में अंतर के कारण ही हमें डेसी फूल से व्हेल तक जीवों में एक अद्भुत विविधता दिखाई देती है। डेजी फूल और व्हेल दोनों के प्रोटीन्स अमीनो एसिड के बने होते हैं, बस उनके क्रम अलग अलग होते हैं। अमीनो एसिड्स का क्रम कैसे निर्धारित होता है? क्यों डेसी के बीज से एक ऐसी जीवित चीज पैदा होती है जिसमें डेसी के प्रोटीन्स ही हों? क्यों व्हेल हमेशा एक ऐसे जीव को जन्म देती है जिसमें व्हेल्स के प्रोटीन्स ही होते हैं? इस प्रश्न का सबसे पहला उत्तर 1869 में मिला, जब स्विस रसायन शास्त्री जोहान एफ मिशर को कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाले एक ढांचे में एक नया पदार्थ नजर आया। इस ढांचे को कोशिका की न्यूक्लियस बुलाया गया, इसलिए मिशर द्वारा खोजे गए पदार्थ का नाम न्यूक्लिक एसिड पड़ा। न्यूक्लिक एसिड परमाणुओं में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस के अणु भी होते हैं। प्रोटीन्स की तरह ही न्यूक्लिक एसिड के परमाणु भी छोटे परमाणुओं की लड़ियों के बने होते हैं। इन छोटे परमाणुओं की प्रकृति के बारे में लोगों को बहुत कम पता था, लेकिन 1909 में रूसी अमेरिकन रसायन शास्त्री फोइबस ए.टी. लेवाइन ने उनके ढांचे पर प्रकाश डाला। इन छोटे परमाणुओं को न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं और इनमें हर एक में 40 अणु होते हैं। किसी भी न्यूक्लिक एसिड में केवल 4 अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, लेकिन न्यूक्लिक एसिड्स की लड़ियां इतनी लंबी होती हैं कि सिर्फ 4 होने के बावजूद भी उन्हें प्रोटीन जैसे असंख्य अलग तरीकों से सजाया जा सकता है।
1944 में कनाडा के वैज्ञानिक ओसवाल्ड टी एवेरी ने प्रोटीन्स की तुलना में न्यूक्लिक एसिड्स को कहीं अधिक महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने एक सूक्ष्मजीवी में दूसरे के न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए डालकर उसे एक मिलते जुलते सूक्ष्मजीवी में बदला। इसमें प्रोटीन्स ने बदल कर काम किया। इससे पहले वैज्ञानिकों ने न्यूक्लिक एसिड की उपेक्षा की थी और उनके महत्व को नहीं समझा था, पर अब वो उन पर गंभीरता से शोध करने लगे। 1953 में ब्रिटिश रसायन शास्त्री फ्रांसिस एच.सी. क्रिक और अमेरिकी साइंटिस्ट जेम्स डी वाटसन ने मिलकर न्यूक्लिक एसिड के ढांचे का पता लगाया। उन्होंने यह भी दिखाया कि हर न्यूक्लिक एसिड के परमाणु में खुद की नकल करके एक प्रतिलिपि बनाने की क्षमता होती है, मतलब ये रेप्लिकेट कर सकते हैं। क्योंकि न्यूक्लिक एसिड के परमाणु प्रोटीन परमाणु के आकार को नियंत्रित करते हैं और प्रोटीन परमाणु जीवित प्राणियों की प्रकृति को नियंत्रित करते हैं, तो फिर इसके परिणाम साफ जाहिर हैं। न्यूक्लिक एसिड एक जीवित प्राणी में अपनी हूबहू प्रतिलिपि बनाते हैं, जिनमें से कुछ को वे अपनी संतानों को विरासत में देते हैं। उनकी संतानों के न्यूक्लिक एसिड अपने माँ बाप जैसे प्रोटीन्स बनाते हैं, जिससे उनकी संतानें बिल्कुल उनके गार्जियंस जैसी लगती हैं। क्योंकि न्यूक्लिक एसिड्स खुद की एकदम हूबहू प्रतिलिपि बनाते हैं, इसीलिए कुत्तों के पिल्ले होते हैं और बिल्लियां छोटी बिल्लियों को जन्म देती हैं। इसमें कभी उलटफेर नहीं होता है। लेकिन कभी-कभी न्यूक्लिक एसिड्स एकदम हूबहू प्रतिलिपि नहीं बना पाते। कभी-कभी कोई न्यूक्लियोटाइड्स इधर-उधर चली जाती है और इससे थोड़ा फर्क पड़ता है, जिसे म्यूटेशन कहते हैं। यह अंतर बहुत कम होता है। पिल्ला अभी भी बिल्कुल पिल्ले जैसा है, परंतु अपने भाई बहनों की तुलना में उसके नाक नक्श में थोड़ा फर्क जरूर हो सकता है। हर समय होने वाले इन छोटे म्यूटेशंस की वजह से ही करोड़ों इंसानों का अपना अलग चेहरा होता है। हर इंसान देखने में अलग लगता है और हम उसे पहचान पाते हैं। इन म्यूटेशंस के कारण ही क्रमिक विकास और प्राकृतिक चयन संभव हुआ है। वैज्ञानिकों ने आज तक जितनी भी अलग-अलग छोटे-बड़े जीवों की प्रजातियों का अध्ययन किया है, उनमें हर एक में उन्हें प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स मिले हैं। इससे हम इस धारणा पर पहुंच सकते हैं कि आज से 350 करोड़ वर्ष पहले उत्पन्न जीवों में भी प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स होंगे। हम एक बार फिर जीवन कैसे शुरू हुआ इस प्रश्न को पूछे तो असल में हमारा सवाल इस प्रकार होगा। सबसे पहले प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स कैसे बने और उनसे सबसे पहला जीवित प्राणी कैसे पैदा हुआ? इसके लिए हमें अपने जीवन के शुरुआत के वायुमंडल पे, पृथ्वी के जीवन के शुरुआती वायुमंडल पर ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा रुकें। अगर हमारा सवाल है कि प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले कैसे बने और उनसे जीवन कैसे उपजा, तो कहीं हम स्वयं स्फूर्त जनन की तो बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन पाश्चर ने पहले ही यह सिद्ध कर दिया था कि स्वयं स्फूर्त जनन संभव नहीं है। शायद पाश्चर ने इस बात को पूर्णतः सिद्ध नहीं किया था। उसने यह दिखाया था कि उसके फ्लास्क में कई हफ्ते बीतने के बाद भी स्वयं स्फूर्त जनन नहीं हुआ और शायद बरसों बीतने के बाद भी न होता। शायद करोड़ों साल तक पृथ्वी पर भी जीवन के कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए हों। करोड़ों साल इंतजार करने के बाद शायद पाश्चर के फ्लास्क में भी जीवन के कुछ लक्षण दिखाई देते। अगर हम पृथ्वी के उन हिस्सों पर नजर डालें जहां करोड़ों सालों से कोई नहीं गया है, तो क्या वहां हमें मृत पदार्थ से जीवन बनने के कुछ लक्षण दिखाई देंगे? नहीं। आज हमें पृथ्वी पर हर जगह जीवन मिलेगा। समुद्र में, जमीन पर, पहाड़ों की चोटियों पर और घाटियों में और रेगिस्तानों में भी। अगर आज प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स कहीं पैदा होते तो निश्चित ही कोई जीवित प्राणी उन्हें तुरंत खा जाता और वहीं उनका अंत हो जाता। प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स के जीवित प्राणी बनने से कहीं पहले ही उनका खात्मा हो जाता। लेकिन आज से 350 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं था। अगर तब प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स महासागरों में उत्पन्न हुए हों तो वे वहीं रहते, वहां उन्हें कोई नहीं खाता। धीरे धीरे महासागर में उनकी मात्रा बढ़ती जाती। धीरे धीरे वे और जटिल बनते। शायद उनसे जीवन की शुरुआत होती। जब प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स जटिल हो जाते तो शायद उनसे मिलकर सरल जीवन पैदा होता और उनसे कुछ प्राचीन कोशिकाएं बनती। वो अपने आसपास के रसायनों का भोजन करते और उससे उनकी संख्या में वृद्धि होती। इन कोशिकाओं में आपस में भिन्नता और विविधता होती। प्राकृतिक चयन के कारण उनमें से कुछ पनपते और कुछ मर जाते। इस तरह क्रमिक विकास का सिलसिला शुरू होता और इसी प्रक्रिया से आज हम सब उत्पन्न होते।
लेकिन यह प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स आखिर बनना कैसे शुरू हुए? अगर उन्होंने सरल मृत पदार्थ से बनना शुरू किया होता तो शायद वायुमंडल की ऑक्सीजन उन्हें उत्पन्न होने के समय ही नष्ट कर देती। अतीत में आज की तरह वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं थी। वायुमंडल में ऑक्सीजन पौधों के कारण बनी। पौधे लगातार वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और उसमें ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वर्तमान में पौधों के कारण वायुमंडल के 5 में से 4 भाग नाइट्रोजन के हैं और 5 में से 1 भाग ऑक्सीजन का है और केवल 3000 में से 1 हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड का है। कार्बन डाइऑक्साइड के एक परमाणु में 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन के अणु होते हैं। 100 करोड़ वर्ष पूर्व जब पौधे नहीं थे तब वायुमंडल में ऑक्सीजन भी नहीं थी। ऑक्सीजन की जगह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड थी। पृथ्वी का वायुमंडल तब नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक मिश्रण था। आज भी मंगल और शुक्र ग्रह जीवनहीन हैं क्योंकि उनके वायुमंडल में मूलतः नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। पृथ्वी का मूल वायुमंडल शायद ऐसा न रहा हो। सूर्य के साथ बृहस्पति और शनि जैसे बड़े ग्रहों में मूलतः हाइड्रोजन पाई जाती है। जिस धूल और गैस के बादल से हमारा समस्त सौर मंडल बना उसमें अधिकांश मात्रा हाइड्रोजन की ही थी। उसमें हाइड्रोजन के साथ मिले कुछ अन्य अणु भी होंगे। उनका सबसे आम संयोजन शायद इस प्रकार होगा: मीथेन, अमोनिया, पानी और हाइड्रोजन सल्फाइड। पृथ्वी जब बनी तब उसके लिए बहुत छोटे और हल्के हाइड्रोजन के परमाणुओं को पकड़कर रख पाना मुश्किल था, जबकि कुछ अन्य चीजों को पकड़कर रखना आसान था। तब मूल महासागर के पानी में अथाह मात्रा में अमोनिया और हाइड्रोजन घुली होगी, जबकि वायुमंडल की हवा में मुख्यतः मीथेन, थोड़ा अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड और भाप की मात्रा रही होगी। सूर्य की धूप ने वायुमंडल में उपस्थित पानी के परमाणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा होगा। फिर ऑक्सीजन ने मीथेन और अमोनिया के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन बनाई होगी और पौधे पैदा होने के बाद उन्हें फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदला होगा और पौधे पैदा होने के बाद उन्होंने फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदला होगा। इस प्रकार शायद पृथ्वी पर 3 अलग अलग तरह के वायुमंडल रहे होंगे। वर्तमान में हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के तीसरे वायुमंडल में जी रहे हैं। शायद मतलब पृथ्वी के जन्म से लेकर के आज तक पृथ्वी पे 3 अलग अलग तरह के वायुमंडल रहे होंगे। वर्तमान में हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के तीसरे वायुमंडल में जी रहे हैं, लेकिन शायद जीवन का उद्गम दूसरे वायुमंडल यानी नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में हुआ हो, या शायद पहले वायुमंडल अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन में हुआ हो, क्योंकि पहला वायुमंडल अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन का था और दूसरा वायुमंडल नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का था। जीवन का उद्गम आज से बिल्कुल भिन्न वायुमंडल में हुआ होगा। यह सुझाव सबसे पहले ब्रिटिश रसायन शास्त्री JBS हाल्डेन ने 1929 में दिया। 1936 में रूसी रसायन शास्त्री अलेक्जेंडर आई ओपारिन ने इस मामले का गहरा अध्ययन किया। उनका मानना था कि जीवन पहले वायुमंडल में ही शुरू हुआ होगा। मीथेन, अमोनिया, पानी और हाइड्रोजन सल्फाइड सब छोटे परमाणु हैं। इनमें से हर एक में सिर्फ 3 या 5 अणु होते हैं। उनमें मौजूद कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, सल्फर के अणु आपस में मिलकर अमीनो एसिड्स के बड़े परमाणु बना सकते हैं। इसमें बस एक मुश्किल है। सामान्यतः छोटे परमाणु अधिक स्थिर होते हैं और वे बड़े परमाणुओं की तुलना में जल्दी विभक्त नहीं होते। इस कारण आमतौर पर छोटे परमाणु जल्दी से आपस में मिलकर बड़े परमाणु भी नहीं बनाते हैं। असल में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। बड़े परमाणु जल्दी से टूटकर छोटे परमाणुओं में बंट जाते हैं। बड़े परमाणुओं से छोटे परमाणुओं का बनना कुछ ढलान पर नीचे की ओर लुढ़कने जैसा होता है और छोटे परमाणुओं से अपने आप बड़े परमाणु बनना कुछ चढ़ाई पर चढ़ने जैसा होता है। छोटे परमाणुओं को बड़े परमाणु बनने के लिए उत्साहित करना होता है, लेकिन यह उत्साह उन्हें कहाँ से प्राप्त होगा? जीवन से। यह काम ऊर्जा कर सकती है। पृथ्वी के शुरुआती दिनों में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध थी। तब कड़ाके की बिजली चमकती थी, ज्वालामुखियों में प्रचुर ऊष्मा थी और सूर्य की धूप तो हमेशा से थी ही। आजकल अल्ट्रावायलेट किरणें, जिनमें सूर्य के प्रकाश से अधिक ऊर्जा होती है और पृथ्वी की सतह पर प्रचुर मात्रा में नहीं पहुंचती हैं। पृथ्वी की सतह से 15 मील ऊपर वायुमंडल में ओजोन की एक परत होती है जो इन अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है। लेकिन आज से करोड़ों वर्ष पूर्व जब पृथ्वी का उद्गम हुआ होगा, तब वायुमंडल में न तो ऑक्सीजन थी और ना ही ओजोन की परत।
तो उस समय अल्ट्रावायलेट किरणें अपनी पूरी ताकत के साथ पृथ्वी की सतह से आकर टकराती थीं। इसी ऊर्जा की बदौलत शायद छोटे परमाणु ढलान पर चढ़े होंगे और उनसे बड़े परमाणु बने होंगे और उससे अंततः जीवन की शुरुआत हुई होगी। उसी अल्ट्रावायलेट एनर्जी की बदौलत छोटे परमाणु आपस में मिले होंगे और उनसे बड़े परमाणु बने होंगे और उससे अंततः जीवन की शुरुआत हुई होगी। अब कुछ प्रयोगों की बात करते हैं। हमारे अनुमान के अनुसार अतीत में पृथ्वी का वायुमंडल एक विशेष प्रकार का रहा होगा और तब ऊर्जा से बड़े परमाणु बनकर जीवन का उद्गम हुआ होगा। लेकिन शायद यह अनुमान पर्याप्त न हो। क्या हम इसका कोई परीक्षण कर सकते हैं? हमारे पास अतीत में 350 करोड़ पीछे जाने का कोई समय यंत्र तो नहीं है, लेकिन शायद इस परीक्षण को करने का कोई और तरीका हो। एक अमेरिकी रसायन शास्त्री हैरोल्ड सी यूरी की पृथ्वी की रसायन शास्त्र को समझने और वहां जीवन के उद्गम को जानने में गहरी रुचि थी। काश कि हम पृथ्वी के अतीत की परिस्थितियों की नकल प्रयोगशाला में बना पाते, तब उस समय क्या हुआ इसको हम बेहतर तरीके से जान पाते। यूरी का एक शोध छात्र था स्टैनले एल मिलर। 1952 में यूरी ने मिलर को एक प्रयोग करने का सुझाव दिया। मिलर ने पहले पानी को खूब देर तक उबाला, जिससे कि उसमें जीवन के सब तत्व नष्ट हो जाएं। फिर उसमें उन्होंने हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन मिलाई। इससे एक ऐसा मिश्रण बना जो शायद पृथ्वी के अतीत के वायुमंडल से कुछ मिलता जुलता था। मिलर ने इस पानी और गैसों के मिश्रण को अपने उपकरण में लगातार घूमने दिया और फिर उसमें विद्युत के आवेश का प्रवाह किया। यह ऊर्जा का स्रोत बिल्कुल बिजली कड़कने के समान था। मिलर इस प्रक्रिया को 1 सप्ताह तक दोहराता रहा। उसके बाद पानी का रंग गुलाबी हो गया। इससे मिश्रण में कुछ बदल होने की संभावना जगी। 1 हफ्ते के बाद मिलर ने उपकरण को खोलकर मिश्रण का परीक्षण किया। मिश्रण में जीवन का कोई तत्व नहीं था, लेकिन उसमें ऐसे कई परमाणु मिले जो जीवन के मिश्रण से कहीं अधिक जटिल थे, जो शुरू के मिश्रण से कहीं अधिक जटिल थे। मीथेन का 1/6 भाग जटिल परमाणुओं में बदल गया था। विद्युत आवेश ने मीथेन को ढालकर अब असल में प्रोटीन्स पाए जाने वाले 2 सरल एमिनो एसिड्स अब इस मिश्रण में मौजूद थे। विद्युत आवेश ने मीथेन को ऊर्जा प्रदान की और इस तरह प्रोटीन्स में पाए जाने वाले 2 सरल एमिनो एसिड्स अब इस मिश्रण में मौजूद थे। मात्र 1 हफ्ते में एक फ्लास्क में अगर 2 एमिनो एसिड्स बन सकते हैं, तो फिर महासागर के समस्त पानी में करोड़ों सालों में क्या हुआ होगा। मिलर के बाद अन्य रसायन शास्त्रियों ने भी प्रयोग किए। अमेरिकी रसायन शास्त्री फिलिप एच एबिल्सन ने 1913 में सरल यौगिकों के विभिन्न मिश्रणों के साथ प्रयोग किए। उसने यह पाया कि जब तक मिश्रण में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अणु मौजूद थे, तब तक उसमें अमीनो एसिड्स बनते रहे। 1959 में 2 जर्मन रसायन शास्त्रियों विल्हेम ग्रोथ और एच फान वेसिनहॉफ ने विद्युत आवेश की बजाय अल्ट्रावायलेट किरणों का ऊर्जा के रूप में उपयोग किया। इससे भी उन्हें अमीनो एसिड्स मिले। अगर केमिस्ट्स अधिक मात्रा में मिश्रण लेकर अपने प्रयोग को लंबे अरसे तक जारी रखते, तो क्या इससे उन्हें और जटिल अणु मिलते? हाँ, ऐसा ही हुआ। अगर प्रयोग में मिले यौगिकों में शुरुआत की गैसें मिलाकर दोबारा प्रयोग करते तो क्या होता? 1961 में स्पेनिश अमेरिकी रसायन शास्त्री हुआन ओरो ने शुरुआती मिश्रण में हाइड्रोजन साइनाइड मिलाया। हाइड्रोजन साइनाइड में हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन का एक अणु होता है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मिलर को अपने प्रयोग में हाइड्रोजन साइनाइड मिली थी। इस प्रयोग में और अधिक अमीनो एसिड्स मिले। असल में कुछ अमीनो एसिड्स ने आपस में जुड़कर छोटी लड़ियां यानी चेन्स बनाई। ओरो प्यूरिन्स बनाने में भी सफल हुए। यह एक प्रकार का परमाणु है, न्यूक्लियोटाइड का एक भाग जिससे न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं। 1962 में ओरो ने शुरुआती मिश्रण में फॉर्मल्डिहाइड मिलाया। इस बार उसे शक्कर के परमाणु मिले जो कि न्यूक्लियोटाइड का अंग था। 1963 में श्रीलंकन अमेरिकी रसायन शास्त्री साइरल पोनमपुरोमा ने उन पदार्थों से शुरुआत की जो पूर्व के प्रयोगों में पाए गए थे। साथ में उन्होंने एक सरल फास्फोरस का यौगिक भी मिलाया। इस बार वो संपूर्ण न्यूक्लियोटाइड बनाने में सफल रहे। उन्हें अपने प्रयोग में 2 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े हुए मिले। अमेरिकी रसायन शास्त्री सिडनी डब्ल्यू फॉक्स ने एक दूसरा रास्ता अपनाया।
1958 में उन्होंने अमीनो एसिड्स को पानी के अभाव में गर्म किया। इससे अमीनो एसिड्स आपस में जुड़े और उनसे प्रोटीन्स जैसे परमाणु बने। जब उन्हें गर्म पानी में घोला गया तब वे छोटी कोशिकाओं जैसे नन्ही गेंदों में आपस में जुड़े रहे। मिलर और उसके बाद के शोधकर्ताओं के तमाम प्रयोगों ने यही दिखाया कि मिश्रण में जो भी बदलाहट हुई थी वो जीवनदायी दिशा में थी, और जो भी नए रसायन बने वे हमेशा जीवित चीजों से मिलते जुलते थे। पृथ्वी पर जीवन का उद्गम होना कोई चमत्कार नहीं था, न ही उसमें कोई आश्चर्य की बात थी। शुरुआत में रसायन और ऊर्जा के स्रोत मौजूद होने के बाद यह प्राकृतिक धारा जीवन की ओर बढ़ी। इस स्थिति में क्या हर ग्रह जहां जीवन के पनपने की गुंजाइश है वहां जीवन मिलेगा? चंद्रमा पर पानी और हवा दोनों नदारद है। बुध और शुक्र ग्रह एकदम गर्म और लाल हैं। मंगल के आगे के सभी ग्रह एकदम ठंडे हैं और उनका रसायन शास्त्र पृथ्वी से बिल्कुल भिन्न है। मंगल पर जीवन सबसे अधिक संभव लगता है। वहां हवा का घनत्व कम है, वहां थोड़ा पानी भी है और वहां बहुत ठंड है। शायद वहां जीवन के एकदम सरल रूप रहे हों। अगर ऐसा न भी हो तो भी वहां की मिट्टी में जीवनदायी रसायन मिले हैं, जैसे अमीनो एसिड्स। 1976 में 2 परीक्षण रॉकेट मंगल की सतह पर पहुंचे और उन्होंने वहां की मिट्टी की जांच परख की। उन्हें मिट्टी के नमूनों में कार्बन के परमाणुओं का कोई नामो निशान नहीं मिला। कार्बन के परमाणुओं के अभाव में मंगल पर पृथ्वी जैसे जीवन का उद्गम होना बिल्कुल ही असंभव है। लेकिन हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो बाहर अंतरिक्ष से आती हैं। हमारे ग्रह पर ब्रह्मांड से तमाम उल्का पिंड आकर गिरते हैं। अधिकांश उल्काएं धातु या पत्थर की बनी होती हैं और उनमें जीवित पदार्थों वाले तत्व नहीं होते हैं। कभी कभी कोई ऐसी उल्का आकर गिरती है जिसमें पानी और कार्बन के यौगिकों के कुछ अंश होते हैं। 1969 में एक ऐसी उल्का ऑस्ट्रेलिया में गिरी और उसके कई अवशेषों को तुरंत इकट्ठा किया गया। उनका पूनम पुरोमा समेत कई रसायन शास्त्रियों ने अध्ययन किया। उन्होंने उल्काओं के कार्बनिक पदार्थों में 18 अलग अलग अमीनो एसिड्स पाए, जिनमें से 6 ऐसे थे जो जीवित चीजों के प्रोटीन्स में पाए जाते थे। इसका यह मतलब नहीं कि उल्काओं में कोई जीवित वस्तु थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसका मतलब यह है कि जीवन के अभाव में भी इस प्रकार के पदार्थ पनपते हैं, शायद जीवन की ओर अग्रसर होते हैं। अन्य शब्दों में ऐसा नहीं है कि केवल प्रयोगशाला में ही रासायनिक परिवर्तन जीवन की ओर बढ़ते हैं। बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उल्काओं में भी यह काम होता है। एक और स्थान से रोचक नतीजे मिलने की उम्मीद है। यह धूल और गैस के भीमकाय बादल हैं जो सितारों के बीच हमारे ब्रह्मांड में अनेकों स्थानों पर नजर आते हैं। इन धूल और गैस के बादलों से ही हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ। यह बादल अंतरिक्ष में करोड़ों खरबों मील दूर स्थित हैं, लेकिन उनमें से रेडियो तरंगें निकलती हैं। हम पृथ्वी पर बैठे बैठे उनका अध्ययन कर सकते हैं। हर एक पदार्थ से रेडियो तरंगें निकलती हैं और हर एक परमाणु किसी अलग प्रकार की रेडियो तरंगें भेजता है। हर एक परमाणु का अपनी एक अनूठी अनूठी रेडियो तरंगें होती हैं, जिसे उसका फिंगरप्रिंट कहते हैं। 1960 के दौरान मनुष्यों ने ऐसे रेडियो टेलीस्कोप विकसित किए जिनके द्वारा इन क्षीण रेडियो तरंगों को इकट्ठा करके उनका विश्लेषण किया गया और इन रेडियो तरंगों को इकट्ठा करके उनका विश्लेषण कर पाना संभव हो पाया। 1968 में इन बादलों में पानी और अमोनिया के फिंगरप्रिंट्स पाए गए। फिर 1969 में एक कार्बन के यौगिक फॉर्मल्डिहाइड के बारे में भी पता चला। 1970 के दशक में अन्य अधिक जटिल यौगिकों का पता चला। हर एक में कार्बन पाया गया और कुछ यौगिकों में 7-8 अणु पाए गए। ब्रिटिश खगोल शास्त्री फ्रेड हायल ने इन बादलों में अल्प मात्रा में प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स होने की आशंका भी जताई। उनकी मात्रा शायद बहुत कम हो सकती थी और उन्हें पहचानना भी मुश्किल था, लेकिन वे जीवन का द्योतक थे। शायद सबसे पहले जीवन वहीं शुरू हुआ होगा और शायद वहां से ही सबसे पहले जीवन पृथ्वी पर आया हो। यह सुझाव शायद एकदम सही न हो, क्योंकि अभी भी वैज्ञानिक पृथ्वी पर जीवन कैसे शुरू हुआ इस गुत्थी को सुलझा रहे हैं। यह देखते हुए कि जीवन करोड़ों खरबों वर्षों पहले पनपा और उसको लेकर उन्हें जो भी थोड़े बहुत सुराग मिले, उनसे वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ जाना है। आने वाले सालों में अवश्य इससे और कहीं बेहतर करेंगे।